वेलकम टू जिंदगी 360। आज का शो हम आपके लिए वॉशिंगटन डीसी के गिब्सन शोरूम से ला रहे हैं। शोनाली, यस रजा। गिब्सन क्या है, हम यहाँ क्या करें और ये बंदा कौन है? रजा, गिब्सन गिटार का नाम म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है और इस गिटार का बहुत हिस्ट्री है और इस शोरूम में बहुत सारे म्यूजिशियंस जस्ट लाइक पॉल आके यहाँ म्यूजिक बजाते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त है रजा, और भी बहुत हिस्ट्री है। चलो दिखाते हैं। चलो। शोनाली यार, ये तो आम जैसे गिटार्स लग रहे हैं, क्या खास बात है इनमें? रजा, कुछ तो रिसर्च कर लिया करो। यू नॉट हियर जस्ट फॉर योर साइड पार्टिंग। Hey, don't mess with the dude. एनीवे रजा, गिब्सन गिटार का कंपनी 1902 में एस्टैब्लिश हुआ था। बिग नेम, और वो भी कालामazoo में। कालामazoo, बड़ा ज़बरदस्त नाम है। पता क्या है? मिशिगन। आई एम सरप्राइज्ड, यू आर करेक्ट। और इन्होंने पता है वो फेमस आर्च टॉप गिटार भी इन्वेंट किया। आर्च टॉप गिटार, what does that mean? उसका डिजाइन रजा वायलिन से इंस्पायर हुआ था। और तो और रजा, उन्होंने फ्लैट टॉप अकॉस्टिक और हॉलो बॉडी इलेक्ट्रिक गिटार भी इन्वेंट किया। लेकिन रजा, उनका सबसे पॉपुलर पता कौन सा गिटार है? कौन सा? दिस वन राइट हियर, द लेस पॉल। ये गिटार 1952 से लेकर आज तक का सबसे पॉपुलर गिटार है। इट्स अ ह्यूज कलेक्टर्स आइटम रजा। इट्स द फर्स्ट सॉलिड बॉडी इलेक्ट्रिक गिटार। सारे बड़े म्यूजिशियन इसे इस्तेमाल करते हैं। पॉल मैकार्टनी, पीट टाउनसेंड, रोलिंग स्टोन्स, एरिक क्लैप्टन, जिमी पेज, गन्स एंड रोजेस। वाओ शोनाली, आई डिडंट रियलाइज कि गिब्सन गिटार्स की इतनी लंबी हिस्ट्री है। रजा, अब पता चला कि हम गिब्सन गिटार के शोरूम में क्यों आए हैं। रजा, सॉरी शोनाली, गाइस ऑफ कोर्स आज का पूरा शो इज ऑल अबाउट म्यूजिक, लेकिन नॉट जस्ट म्यूजिक। म्यूजिक के पीछे जो टैलेंट है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। गाइस, म्यूजिकल टैलेंट हम सब में थोड़ा बहुत होता है और म्यूजिक का शौक हम सब रखते हैं, लेकिन इस म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए हम सब में हिम्मत नहीं होती। और रजा, आज हम ऐसे म्यूजिशियन से मिलेंगे, कुछ जिनको शोहरत मिल चुकी है और दूसरे हैं स्टिल इन सर्च ऑफ इट। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो एक मैसेज देना चाहते हैं। और गाइस, ऐसे एक मैसेज दो पाकिस्तानी अमेरिकन भाई अपने फ्रेंड्स को, अपने यहाँ अमरीकी दोस्तों को बताना चाहते हैं। वो हाल ही में पाकिस्तान गए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान बहुत फ़र्क है जो यहाँ इमेज पाकिस्तान की मिलती है लोगों को। तो उन्होंने कहा कि इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक गाना बनाना चाहिए। उनको ये ख्याल कैसे आया, आइए देखते हैं। PKG, yeah, we in the PK. Frosty, check this one out. Yo, before you tell this kid again, quit rapping. Let me tell you what's happening. I'm living pure life in the city where I happen. And yes, I'm about to put this whole place on the map again. To tell them clowns that the music is the only thing blasting. मेरा नाम फराज सामिर है और आई एम 17 years old. मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, वहाँ पे 5 years के लिए रहा था और फिर वहाँ से हम गए थे बाबा के साथ अमेरिका। We don't feel it, bring the heat, baby. We don't give a hand. जो कुछ भी दुनिया में होता है, मेरा घर रहता है यादों में. Take a look for yourself and you will see. और देखो साडे मुल्क के च प्यार है. तो हमने ये करना था कि ये पाकिस्तान में वीडियो बना के तो सारों को दिखानी थी कि असली पाकिस्तान क्या है। हमारे सामने वैसे अमेरिकन्स आर प्रीटी गुड, वो ज़्यादातर नहीं कहते हमारे, लेकिन वो शायद सोचते हों, वो समझते हैं कि जो भी न्यूज़ पे देखते हैं ज़ाहिर है कि वो उसको ही देख के तो उनको वही पता होता है ना। और कल्चर एंड रिलीजन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इतना कलरफुल है और इतना आर्टिस्टिक है, तो मैंने सोचा वहाँ पे गाना बनाना चाहिए और उसको नाम रखा था वी बिलोंग। उसका मतलब है कि वी बिलोंग to the world. पाकिस्तान भी दुनिया में शामिल है। देखो साडे मुल्क के च प्यार है। हमने पहली 2 वीडियोस बनाई थी बस अपने दोस्तों के लिए, ताकि वो लोग देख सकें और बस एंजॉय करें। तीसरी वीडियो हमने बनाई थी देसी एंड आई नो इट। और वो रीच की थी 100,000 views in 1 week. YouTube hits altogether over 500,000 और हमारी almost 2,000 subscribers हैं on YouTube alone. जब मैं छोटा सा था यहाँ पे आया था तब से मैं रैप म्यूज़िक वगैरह सुन रहा था। जब भी सुनता हूँ
रैप म्यूज़िक मुझे कोई फीलिंग आती है जैसे आप अपने आप एक्सप्लेन बहुत कर सकते हैं। ओल्डर लोग ज़्यादा समझते हैं कि रैप म्यूज़िक बड़ी गंदी लैंग्वेज होती है, ये कुछ वगैरह। मौलवी साहब कह सकते हैं जो भी कहना है, लेकिन वो फिर भी हमारी जनरेशन के लोग म्यूज़िक से और मूवी से भी ज़्यादा इंस्पायर होंगे और इन्फ्लुएंस होंगे। तो मैं म्यूज़िक के थ्रू अगर एक्सप्लेन कर सकता हूँ और लोग सुन रहे हैं म्यूज़िक, तो ये बेस्ट मेथड है मेरे लिए। I dance in the videos and मैं प्रोडक्शन भी मदद करता हूँ। मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी वो डांटता है, फिर नहीं मज़ा आता। वो मैं भी कुछ मदद करना है वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। मैंने समझा कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। जब से मैंने स्टार्ट किया, पहले तो मज़ा आता था कि बस दोस्तों के लिए बनाएं, लेकिन ये रिस्पांस जो आई है और लोग हमें बता रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि अब सारी दुनिया को कैसे दिखाना है कि हमारा रिलीजन और कल्चर ये क्या चीज़ होती है और कैसे डिफरेंट होता है, जैसे न्यूज़ बता रही है और जैसे एक्चुअल रियलिस्टिक होता है। I'm back ready and yes my pride's heavy, this country made me humble, yes my mind's steady, respect is expected, that's just so great, we're all under one book and without any play. Girls can be looked at in a humanly way, two brothers can hold hands and it won't be considered gay. You need love, people on you like vultures, all about the family, welcome to my culture. Ha. इट्स टाइम फॉर ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे डीजे से जिसकी ना सिर्फ बीट्स हिट हैं बल्कि उनका बनाया हुआ क्लब भी। स्टे विद अस। शनाली, ये इतना हाईटेक इक्विपमेंट, ये सब क्या है? रज़ा, मुझे भी नहीं पता, मगर एक चीज़ तो है, म्यूजिशियंस के लिए अच्छा साउंड सिस्टम होना वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो है। और डीजेस के लिए भी। डीजेस मतलब कि मुझे पता नहीं तुम डीजेस का साइन कर रहे हो, नाच रहे हो या तुम्हें कुछ फिट्स हो रहा है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है, डीजेस के लिए एक बहुत पॉपुलर वेन्यू इज यू स्ट्रीट म्यूजिक हॉल। आई लव दैट प्लेस। इट्स गॉट वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम्स इन द कंट्री रज़ा। और तुम्हें पता है यू स्ट्रीट म्यूजिक हॉल इतना स्पेशल क्यों है? उसे डीजेस ओन करते हैं। इसमें क्या बड़ी बात? उनसे ही पूछ लेते हैं। जब हम डीजेस के बारे में सोचते हैं तो जहन में आता है कि वो पार्टियों में, शादियों में और क्लब्स में गाना बजाते हैं, लेकिन जेसी टिट्सवर्थ और विल ईस्टमैन बिजनेसमैन भी है। उन्होंने अपना एक क्लब खोला है और वो बहुत मशहूर है। और हम विल ईस्टमैन से बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं कि डीजे क्लब ओनर होने का क्या फ़ायदा है और वो क्या करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। Awesome. So how about we talk a little first? All right, cool. Let's do it. Will, thank you so much for talking to Voice of America. I know you have a big night. You're gearing up for a big night here. एक डीजे एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ आपने यू स्ट्रीट म्यूजिक हॉल भी खोला, ये कैसे किया? सबसे पहले ये जहन में रहे कि ज़्यादातर डीजेज और उनका काम एंटरप्रेन्योर यानी इंतज़ाम चलाने वाले का सा है। और फिर इस जानिब मेरे रुझान की एक वजह ये भी है कि मेरी वालदा एक बिज़नेस ओनर हैं और मेरे वालिद का भी अपना कारोबार है। ये मेरे लिए मुश्किल था कि मैं दिन की मुलाजमत को छोड़कर इस तरफ चला जाऊँ और मेरी कोई आमदनी ना हो। ये एक तरह से पहाड़ की चोटी से छलांग लगाने या डूबते में हाथ पाँव मारने की बात थी, लेकिन बाद में ये मेरा सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। यू स्ट्रीट म्यूजिक हॉल के पीछे आपकी क्या सोच थी? The vision is very simple. इसका विजन बहुत सादा है कि म्यूजिक पर फोकस, एक बहुत ही फॉर्मल किस्म का माहौल और इसके साथ आला तरीन आलमी मायार का साउंड सिस्टम। World-class sound system. And do you think that is because you're a DJ yourself? क्या आपको लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि आप खुद डीजे हैं? क्या ये जगह इसलिए इतनी खास है? The owners are DJs themselves. Definitely. हम अपना बहुत सा वक्त क्लब में गुजारते हैं
और हम अपना बहुत सा वक्त उन चीज़ों पर सोचने में सर्फ करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते। हम वो चीज़ें शामिल करते हैं जो क्लब के माहौल को नुमायां करें और उन चीज़ों को महदूद करने की कोशिश करते हैं जो क्लब के आर्किटेक्चर और म्यूज़िक से मुनासबत ना रखती हों। Tell us a little about the stage area. हमें स्टेज के बारे में बताइए। Sure, well, we have live music as well. It's a हाँ general ज़रूर, music. हम यहाँ लाइव म्यूज़िक भी पेश करते हैं। जहाँ तक जनरल म्यूज़िक की बात है तो मेरा पस मंज़र डांस म्यूज़िक का है। जब क्लब बना तो हमारा फोकस डांस म्यूज़िक पर था। इसके साथ साथ हम लाइव को भी होस्ट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर नए बैंड्स को और नई किस्म के म्यूज़िक को। General ethos of what we do. What was the kind of जब यू स्ट्रीट म्यूजिक हॉल खुला तो लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? We were very, very gratified. हमारी बहुत तारीफ़ की गई। हमें इस रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम कुछ करना चाहते हों, आर्ट का कोई शाहकार हो या किसी आला म्यूज़िक की तख्लीक हो या कोई बिजनेस हो, इसके लिए आपके पास कोई मंसूबा होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यकीनी तौर पर आपको मदद मिल जाएगी। हमें यहाँ डीसी की मरकज़ी कम्युनिटी से भी रिस्पॉन्स मिला है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, यहाँ आने वाले डीजीज़ के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए। और इन सब का ये कहना है कि थैंक यू, ये सब कुछ करने पर आपका बहुत शुक्रिया। Well, that's a great note to end this because I know the night's gonna begin and we look forward to seeing you. Gotta rock it in a few Yes, minutes. we will be rocking. Thanks. रजा, want to some dope beats? हैं जी। रजा, अमेरिका में हो, थोड़ा यहाँ की लिंगो सीख लो। भाई तुम डोप बीट सुनते रहो, मैं तो बहुत रिवायती इंसान हूँ। तुम ट्रेडिशनल, ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मैं एक ऐसे म्यूजिशियन से मिला जो अमेरिका के जुनूब के रिवायती म्यूजिक रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम है कर्टिस ब्लूज और वो किसी स्टूडियो या कॉन्सर्ट हॉल में म्यूजिक नहीं प्ले करते, बल्कि ही प्लेज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वॉशिंगटन डीसी। ये क्यों है, आइए उनसे पता करते हैं। Hope you understand. I don't want to marry mama, no, I just want to be your man. My name is Curtis Blues. मेरा नाम कर्टिस ब्लूज़ है और मैं मिसिसिपी डेल्टा ब्लूज़ म्यूज़िक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा हूँ। ये म्यूज़िक 20s और 30s के अशरों का म्यूज़िक है। ये एक बहुत मुनफरिद म्यूज़िक है। इस म्यूज़िक को, जिसे ब्लू कहा जाता है, अफ्रीकन अमेरिकन के एक छोटे से ग्रुप ने 1920 और 1930 के दौरान ईजाद किया। उन्होंने काम करने के दौरान पैदा होने वाली बीट्स को इस मौसीकी के रिदम के तौर पर इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर दो अफराद दरख्त काट रहे हैं, एक शख्स दरख्त के एक तरफ और दूसरा दूसरी जानिब हो तो आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अगर दरख्त काटने के साथ वो गा भी रहे हैं तो फिर ये इसी तरह होगा, 1 2 3, और यही ब्लूज की बीट्स है। I'm a king bee baby, buzzing around your hive. The problem they had in the 1920s and 1930s. 1920 और 1930 के अरसे में एक मसला लकड़ी के बने हुए गिटार और ऑर्केस्ट्रा के दरमियान ताल्लुक का भी था। क्योंकि इसकी आवाज़ ऑर्केस्ट्रा की ऊंची आवाज़ में दब जाती थी, चुनाचे गिटार की आवाज़ ऊंची करने के बारे में सोचा जा रहा था। इस सिलसिले में सबसे कामयाब दो जुड़वां भाई रहे। उन्होंने धात का एक गिटार इजाद किया। उसके अंदर एक ऐसी कोन इस्तेमाल की कि जैसी स्पीकर में होती है, जो खालिसतन मैकेनिकल थी, इलेक्ट्रिकल नहीं थी। मैं इसी गिटार की आवाज़ महफूज करने और इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अफ्रीकन अमेरिकन को ये अजीम मौसीकी ईजाद करने का क्रेडिट देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी सकाफती तब्दीली थी और इसके असरात आज की मौसीकी पर अभी तक बरकरार हैं। और जहाँ तक इस म्यूजिक का ताल्लुक है तो मैं इसे दिल से बजाता हूँ और इसके लिए पुरखुलूस जज्बा रखता हूँ।
at the folk festival. जहाँ तक फोक फेस्टिवल्स का ताल्लुक है, तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स और मखसूस किस्म के रॉक एंड रोल म्यूजिक बैंड्स का दौर था। मैंने इन फेस्टिवल्स में जाना शुरू किया और मैंने एक तालिब इल्म के तौर पर इसमें दिलचस्पी ली। Interested students at that time. As a full-time musician, एक फुल टाइम म्यूजिशियन के तौर पर आप में बहुत लचक होनी चाहिए और आपको हर तरह के ऑडियंस के सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं 17 साल से ये कर रहा हूँ और अपने बैंड के सारे साज एक साथ मैं खुद बजा रहा हूँ। and particularly practicing in front of an audience. Myself, somebody else, and 2 lights on behind. ब्रेक टाइम, बट डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद पता करें कि मैथ और हिप हॉप मिलाने से क्या फायदा मिलता है। स्टे विद अस। Raza, don't give up your day job. Guys, welcome back from the break. शिनाली, तुमने सुना ब्रेक से पहले कि क्यों रिवायती म्यूजिक इतना चार्म होता है उसमें? रज़ा, मुझे रिवायती म्यूजिक के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी लव ट्रेडिशनल म्यूजिक और कर्टिस ब्लूज उनका तो बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक था। लेकिन रिसेंटली रज़ा, वी वर एट द एपिसेंटर ऑफ ब्लूज म्यूजिक। एब्सोल्युटली गाइस, न्यू ऑरलीन्स अमेरिका में ब्लूज, जैज और फोक म्यूजिक का सेंटर समझा जाता है। बहुत मशहूर वहाँ म्यूजिशियंस प्ले करते थे और अब भी प्ले करते हैं। और उधर का म्यूजिक सीन इतना बड़ा है कि दुनिया भर से म्यूजिशियंस उधर स्ट्रीट्स पर प्ले करने आते हैं। ऐसा क्यों? लेट्स फाइंड आउट। इस शहर के लोग मौसीकी से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यहाँ की सड़कों पर म्यूजिक बजाने के लिए आते हैं। इस सड़क पर बहुत सी अक़साम का म्यूजिक बजाया जाए। ये कहना मुश्किल है कि ये जैज बैंड होगा या रॉक बैंड है या ब्लू बैंड है। हमारे म्यूजिक के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ हम मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक बजाएंगे। हम अलग अलग बैंड्स में बजाते हैं, लेकिन आज हम सब मिलकर बजाएंगे और ये सिर्फ आज रात के लिए है। So this particular arrangement is just for tonight. Historically, it's been a center of public music performance. तारीखी एतबार से न्यू ऑरलीन्स में अवामी मौसीकी का मुजाहरा काफ़ी अरसे से हो रहा है और मौसीकी के शोबे से वाबस्ता बहुत सी अहम शख्सियात इस शहर में आती रहती हैं, जिन्होंने यहीं से अपना फ़नी सफ़र शुरू किया था। हम भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। Starting their careers the same way we're doing it. मैंने और मेरे दोस्त ने बहुत साल अलग अलग शहरों की सड़कों पर म्यूजिक बजाते गुजारे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से शहरों में म्यूजिक को पसंद किया जाता है। रज़ा, स्कूल में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा था? भाई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट तो मैथ होता था। जैसे प्रोफेसर बोलना शुरू हो जाता था, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी और फॉर्मूलाज मुझे कभी नहीं याद रहते थे। और फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट क्या भाई, मैं तो स्कूल में सिर्फ गाने शाने सीखता रहता। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि पढ़ते पढ़ते तुम म्यूजिक भी सुन सकते हो, इसका ये मतलब होगा कि मुझे स्कूल वापस जाना पड़ेगा। वो तो तुम्हें एनीवे जाना चाहिए रज़ा। यू नीड एजुकेशन, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन वॉशिंगटन डीसी के पास एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर टीचर मैथ के साथ रैप म्यूजिक सुनाते हैं। ये कैसे? लेट्स फाइंड आउट। अगर कुछ बच्चों से पूछा जाए कि इन साहब से, जो कि पहलवानी का शौक भी रखते हैं,
क्या वो मैथ्स पढ़ना पसंद करेंगे? तो शायद कम ही हाँ करें। लेकिन अगर बच्चों को ये म्यूजिक वीडियो दिखाए जाएं और पूछा जाए कि क्या वो एक ऐसी मैथ्स क्लास में जाना चाहेंगे जहां ये वीडियोस उनके कोर्स का हिस्सा हो, तो शायद काफी तैयार हो जाएं। लेकिन ये उम्मीद कम को होगी कि म्यूजिक वीडियो दिखाने वाला टीचर वही पहलवान होगा। वॉशिंगटन डीसी के करीब ब्लेयर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये कोई किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है। जेक स्कॉट उनके स्कूल के कुश्ती के कोच हैं और मैथमेटिक्स के टीचर। What's the quadratic formula? Yeah, we'll get to that. But first remove those shades and that baseball cap. The quadratic formula is the tool you use when those जेक ने रैप म्यूजिक के जरिए स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाने का नायाब तरीका ढूंढा है। रैप करने में मजा आता है और स्टूडेंट्स इसे पसंद भी करते हैं। 1, 2, 3. It's on. जेक का कहना है कि मैथ्स की क्लास में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों की दिलचस्पी बनाए रखना, और रैप म्यूजिक के जरिए वो ये कर पाते हैं। मैं रैप इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स को अपील करता है, और इसलिए भी क्योंकि म्यूजिक से याददाश्त बेहतर करने में मदद मिलती है। इसलिए मैं रैप तरतीब देता हूँ और इसे स्टूडेंट्स के सामने पेश करता हूँ, और ये उन्हें फार्मूले याद करने में मदद देता है। Yes, let's do this. जेक ने म्यूजिक वीडियोस बनाने करीब 3 साल पहले शुरू किए और अब तक वो करीब 9 वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें क्वाड्रेटिक, फॉर्मूलेटिक और ट्रायंगल एक्सपर्ट्स को YouTube पर काफी पसंद किया गया है। Come on, people, keep solving those triangles. The second tool in this और इसका फायदा भी हो रहा है। Before the video, I didn't remember the quadratic formula. इस वीडियो से पहले मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला याद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये वीडियो बनाई और मैंने इसे देखा तो मुझे सब याद हो गया और वो मेरे दिमाग में बैठ गया है, और इसके साथ साथ ये मजेदार भी है। जेक जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ कई स्टूडेंट्स दूसरे मुल्कों से आते हैं। जेक उनका खास तौर पे ध्यान रखते हैं। 175. अब्दुल्ला इब्राहिम ऐसे ही एक स्टूडेंट है जो इराक से करीब 1 साल पहले अमेरिका आए। When I first came here, I was really bad in the जब मैं पहली दफा यहाँ आया तो मैं मैथ में बहुत कमजोर था। मिस्टर स्कॉट के साथ प्रैक्टिस करने के बाद खुदा का शुक्र है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई ठीक जा रही है और मुझे खुद पर फख्र है। I'm doing well, so I'm really proud of myself. जेक ऐसे बच्चों की मदद शायद इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका अपना बचपन काफी मुश्किलों भरा था। वो अपने 17 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी माँ को पोलियो था और उनके वालिद की आंखें तभी खराब हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे। जेक कहते हैं कि वो अपने वालिद की पैसों का हिसाब रखने में मदद करते थे और यही वजह है कि उनकी मैथ्स अच्छी है। वजह कुछ भी रही हो, जेक से अब बच्चे भी खुश हैं और स्कूल के प्रिंसिपल भी। मिस्टर स्कॉट में स्टूडेंट को अपनी जानिब मुतवज्जो करने और उन्हें कायल करने की बड़ी सलाहियत है। वो अपने काम का लुत्फ उठाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने म्यूजिक के जरिए मैथ्स में स्टूडेंट्स की दिलचस्पी पैदा कर दी है। इसके साथ साथ वो हमारी रेसलिंग टीम के कोच भी हैं। वो हमारी नेशनल ऑनर सोसाइटी की सरपरस्ती भी करते हैं और वो स्कूल टाइम के बाद हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी की निगरानी भी करते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो हमारे स्कूल में टीचर हैं। Guys, that's it for today's show. Hopefully आपने आज के म्यूजिकल टैलेंट से कुछ इंस्पिरेशन ली होगी, और अगर ये भी नहीं किया तो कम से कम आपने हमारे साथ कुछ गुनगुना लिया होगा। और वो नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर कनेक्ट करना ना भूलिए। That's it for this week. Sayonara.